नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। यूपी में अतीक अहमद के गुर्गों के घर पर बाबा का बुलडोजर चल रहा है और गुजरात की जेल में बंद अतीक अहमद को डर सताने लगा है। अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगवाई है कि यूपी में उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें गुजरात से बाहर ट्रांसफर ना किया जाए। दरअसल अतीक अहमद को डर है कि अगर गुजरात से यूपी भेजा गया तो कहीं उसकी गाड़ी भी ना पलट जाए। योगी ने आज समाजवादी पार्टी पर अतीक अहमद जैसे माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लाए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया। तो क्या यूपी में माफिया राज खत्म हो गया है और कानून का राज कायम हो गया है? क्या यूपी में माफिया राज समाजवादी पार्टी और पहले की सरकारों की देन है? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में माफिया राज मिट्टी में मिलेगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी राज में कानून का राज चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ये डंके की चोट पर कहा। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ लफ्जों में कहा कि उनके राज में अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस रहेगा। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा और सदन में गैर मौजूदगी को लेकर तंज भी कसा। हर व्यक्ति इस बात को जानता है, हर समस्या के 2 समाधान होते हैं। हर समस्या के 2 समाधान, भाग लो या भाग लो। या तो उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए उसका सामना करो, उस प्रकार की कार्य योजना बनाओ और उसके समाधान के स्तर पर पहुंचाओ, जैसे कि 6 वर्ष के अंदर किया गया। और दूसरा है, जैसे नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है, भाग लो। योगी जो कहते हैं वो करते हैं। इसका सबूत है माफिया के ठिकानों पर चलता हुआ ये बुलडोजर। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज हत्याकांड के मास्टरमाइंड के साथ अखिलेश यादव की फोटो का जिक्र किया और अखिलेश यादव पर करारा हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी ने यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया। ओडीओपी तो नहीं दे पाए, लेकिन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया जरूर दे दिए थे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में पूछा कि राज्यपाल की हत्या के बाद अतीक अहमद को संरक्षण किसने दिया था? जो उमेश पाल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? संदीप निषाद जो हमारा कांस्टेबल मारा गया, क्या उसकी कोई जाति नहीं थी क्या? यानी आप ठेका ले चुके हैं जाति का, लेकिन किसी गरीब को, किसी कमजोर को, किसी अति पिछड़े को, ऐसे पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर के मरवाएंगे? ये क्या तमाशा है? और उसके बाद फिर सीधे मुकर भी जाएं? ये बड़ी अजीब सी बात है। ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी राजू पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी, तब ये पेशेवर अपराधी और माफिया के संरक्षणदाता कौन थे? राजूपाल की यही वो थी ना कि वह अपने दम पर विधायक बन गया था।
आप जाति जाति की बात करते हैं। मैंने इसी बात को पिछली बार भी कहा था, जब हम विकास की बात करते हैं तो आप जाति का मुद्दा लेके आते हैं। योगी का बुलडोजर ऐसे ही चलेगा और वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया हिलेगा। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, शेफाली वैद्य, लेखक, अविनिजेश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, राजीव राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ेंगे, और आसिम वकार, प्रवक्ता AIMIM। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आसिम वकार साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। अभी तक आप कहते थे कि यूपी में एक्शन देखने को नहीं मिलता है, इस सरकार में कानून राज खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन जब से वारदात घटित हुई है तभी से योगी सरकार एक्शन में है। आज तो बुलडोजर भी निकल आया, एक आरोपी को ढेर भी कर चुकी है अब योगी सरकार। अब तो संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, देखिए, अगर कानून व्यवस्था दुरुस्त होती तो हत्या नहीं होती। हत्या के बाद अगर पुलिस एक्शन में आती है तो ये कोई बड़ा एक्शन नहीं कहलाता। हत्या क्यों हुई? जब उसकी जान को खतरा था और लोग जानते थे कि वो भी जानता था, सरकार भी जानते कि उसकी हत्या हो सकती है, तो क्यों इतनी ढील दी गई कि उसकी हत्या हो गई? दूसरी बात, बुलडोजर पे आऊं तो हत्या के बाद बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अगर हत्या से पहले ठीक ठीक इंतजाम किए गए होते, सुरक्षा के इंतजाम किए गए होते तो एक व्यक्ति जिंदा होता। दूसरी बात, मैं आज भी अपनी पार्टी की तरफ से गुजारिश करता हूं, मांग करता हूं कि टॉप 20 माफियाओं की लिस्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय योगी जी द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा जारी की जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को ये जानने का हक है कि कौन से टॉप 20 अपराधी माफिया उत्तर प्रदेश में हैं जिनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ है या हुआ है। ठीक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। आसिम वकार साहब जी, देखिए, आपके तमाम सवाल वाजिब हैं कि ये घटना कैसे घटित हो गई जब इस प्रदेश में योगी राज की बात करते हैं और कहते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया है। लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही थी सर कि घटना के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना को लेकर, राकेश त्रिपाठी जी जवाब देंगे, लेकिन घटना के बाद जो एक्शन योगी सरकार ले रही है, जो बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं, छापेमारी हो रही है, इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष पीठ थपथपाएगा सरकार की, या इसमें भी आपके कुछ सवाल हैं? मैंने आपसे एक बात कही, एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी, अब उसके बाद आप एक एनकाउंटर कीजिए या 20 एनकाउंटर कीजिए, फर्क नहीं पड़ता। कानून के हिसाब से किसी निर्दोष मासूम व्यक्ति को न सजा होना चाहिए, ना उसकी हत्या होनी चाहिए। ठीक है। राकेश त्रिपाठी जी, विपक्ष का सवाल आपसे यह है कि आप लोग तो लगातार नारेबाजी करते थे, बड़े बड़े मंचों से बयान देते थे, आपके तमाम नेता ये कहते नहीं थकते थे कि उत्तर प्रदेश में या तो माफिया जेल के अंदर है या फिर इस प्रदेश को छोड़ गए हैं। उसके बावजूद ये घटना हो गई, ये घटना हो कैसे गई, विपक्ष का सवाल ये है। उसके बाद आप चाहे कितनी भी कार्रवाई करते रहिए, जान तो वापस नहीं आएगी। देखिए प्राची जी, घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना को कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई करना प्रारंभ किया है और उससे पहले भी जिस तरह की कार्रवाई की है, ये टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट की बात कर रहे हैं। टॉप 50 उत्तर प्रदेश के अपराधी हैं, 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति उनकी जब्त करने का काम या धूल धूसरित करने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है, और जिसमें नंबर 1 पर अतीक अहमद का नाम है, नंबर 2 पर मुख्तार अंसारी का नाम है, खान मुबारक से लेकर के और मुस्तकीम काला, मुकीम काला तक पूरी सिलसिलेवार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में, पश्चिमांचल में, बुंदेलखंड में शिक्षा माफिया, वन माफिया, गौ तस्कर से लेकर के तमाम प्रकार के माफियाओं पर बहुत प्रभावी कार्रवाई की गई है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बुझता हुआ दिया जैसे फड़फड़ाता है ना, ये उसी प्रकार की कार्रवाई, उसी प्रकार की एक दुस्साहसिक वारदात अतीक अहमद गैंग गिरोह के द्वारा यह करने का प्रयास किया गया है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज माफिया की पत्नी दौड़ते भागते डरते हुए जा रहे हैं कि कहीं हमारा एनकाउंटर ना हो जाए, कहीं हमारे खिलाफ कठोर कार्रवाई ना हो जाए। ये डर जो आज दिख रहा है ना माफिया के भीतर, ये डर इससे पहले अगर दिखा होता, 1979 में पहला मुकदमा लिखा गया था ये फिरोज तांगे वाले के लड़के अतीक के खिलाफ,
तब ये जो अतीक अहमद, ये जो माफिया डॉन बना है ना, ये राजीव गांधी जी अगर प्रधानमंत्री रहते हुए अगर 1985 में उन्होंने टेलीफोन न किया होता तो ये अतीक अहमद माफिया न बना होता। अगर मुलायम सिंह यादव ने ये उत्तर प्रदेश में शेल्टर न दी होती, इनको सांसद न बनाया होता, विधायक न बनाया होता, परिजनों को विधायक सांसद न बनाया होता, तो शायद अतीक अहमद माफिया डॉन न बना होता। मायावती जी ने जिस तरह से संरक्षण दिया तो शायद ये जो अतीक अहमद आज डर रहे हैं ना, ये जनता के बीच में डर न होता। सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो एक विशाल वृक्ष बन गया था अतीक अहमद, उसकी जड़ें हमने खो दी हैं, उसकी जड़ें जड़ से हमने उखाड़ने का प्रयास किया है। और इसलिए आज पीड़ा असीम वकार को भी हो रही है, पीड़ा समाजवादी पार्टी को भी हो रही है, क्योंकि लंबे समय तक एक बीज डाल करके राकेश त्रिपाठी जी कब तक इतिहास की लकीर लेकर बैठे रहेंगे और इतिहास की लकीर को पीटते रहेंगे और अपनी पिछली सरकारों को आप आरोप करते रहेंगे? आपकी दूसरी टेन्योर की सरकार चल रही है, आप ही लोग कहते हैं ना कि हमने डर पैदा कर दिया, हमने खौफ पैदा कर दिया। ये कैसा डर, ये कैसा खौफ? बुलडोजर तो इससे पहले भी चल रहे थे, एनकाउंटर तो इससे पहले भी हो रहे थे, उसके बावजूद जेल में बैठा हुआ अतीक इस वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाता है आपकी नाक के नीचे। देखिए प्राची, मैंने पहले ही कहा कि हम घटना को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। घटना को हमने गंभीर चुनौती के रूप में स्वीकार किया है और इसीलिए इस घटना के 72 घंटे के भीतर ही एक आरोपी, एक संदिग्ध का एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया है। आज योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर वहां दहशत को नेस्तनाबूद करने का काम कर रहा है। मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, इंडिया टीवी के देख रहे दर्शक इस बात को पूरे विश्वास के साथ जान लें कि उत्तर प्रदेश में अब वो दहशत का जो एक आलम हुआ करता था वो अब नहीं रह सकता है। इस प्रकार की दुस्साहसिक वारदात उन्होंने जरूर करने का प्रयास किया है, लेकिन ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए इसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और ऐसे जिनके गिरोह गैंग के जो चिन्हित तमाम माफिया थे जिनको हमने जेल भेजा, कुछ एकाध जो कहीं बच रह गए होंगे, वो भी इस बार जड़मूल से नाश करने का हम काम कर रहे हैं। हम इस कार्रवाइयों में कहीं भी ढील नहीं बरतने वाले, कहीं भी नरमी नहीं देने वाले। ये मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर संरक्षण लंबे समय तक होता था। और आप कह रही हैं कि पृष्ठभूमि क्यों याद दिला रहे हैं? निश्चित तौर पर जब जब इस प्रकार के वाकये होंगे तब तब उत्तर प्रदेश की जनता को यह याद दिलाना होगा, याद करना होगा। जी, आप याद दिलवाते रहिए, लेकिन आप पर एक और आरोप लगता है बड़ा गंभीर, सेलेक्टिव कार्रवाई का। मैं उस पर आपसे सवाल लूं, लेकिन इससे पहले बाकी मेहमानों को मैं चर्चा में ले आती हूं। शिफाली जी, जिस तरीके की बहस हो रही है, अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या इस बात पर हम केंद्रित रहें कि घटना घट कैसे गई, या इसके बाद जो एक्शन सरकार ले रही है, जो एक्शन यूपी की पुलिस ले रही है, इसको लेकर भी पीठ थपथपानी चाहिए कि चलिए आपने घटना के बाद कम से कम अपराधियों में अब तो खौफ पैदा करने की कोशिश की है? देखिए, एक निरपराध की हत्या होना ये तो दुर्भाग्य की बात है ही, और ये चिंता की भी बात है, और उसका संज्ञान लेना चाहिए और वो लिया भी गया है। लेकिन अभी जो एआईएम के जो प्रवक्ता हैं वो बोल रहे हैं कि हत्या के बाद बुलडोजर पे कार्रवाई हुई तो कुछ बड़ी बात नहीं हुई, हत्या के बाद एनकाउंटर हुआ तो कुछ बात मतलब इट्स नथिंग मेजर। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि हत्या से पहले अगर बुलडोजर चलवा लिया होता आतिक अहमद के घर पे, या वो जहाँ किराए पे रहते हैं उस घर पे, तो यही लोग रोना रोते थे कि ये अल्पसंख्यकों पर जुल्म है, यही लोग बोलते थे कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, तब भी ये बोलते हैं, अभी ये बोलते हैं। तो अब तो पीठ थपथपानी चाहिए ना कि हो रहा है, अपराधियों पे कार्रवाई हो रही है और इतनी जोरों से कार्रवाई हो रही है। और ये बस इस बात की नहीं है, मैं तो विश्लेषक हूँ, मैं तो देखती रहती हूँ क्या हो रहा है। मैं ये देख रही हूँ कि दिसंबर 2022 में पंजाब के बिजनेसमैन जाके योगी आदित्यनाथ जी से मिले थे कि हमें पंजाब में लॉ ऑर्डर सिचुएशन से डर लगता है, इसलिए हम यूपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए आप बताइए हमें, क्योंकि हमें विश्वास है कि यूपी में कायदा कानून और सुव्यवस्था का राज अच्छा है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, वो क्यों आते फिर यूपी में? ऑब्वियसली यूपी में कानून और सुव्यवस्था जो पहले थी उससे तो कई बेहतर है। ये तो मैं पुणे में हूँ, पुणे में बैठ के मैं सुन रही हूँ, जहां जहां जिस यूपी के व्यक्ति से मैं मिलती हूँ वो कहते हैं कि हमारी बेटियां, बहू बेटियां अब सुरक्षित हैं। पहले तो लखनऊ जैसे शहर में भी रात को 7 बजे कोई लड़की अकेले बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि पेरेंट्स को पता नहीं होता था कि लड़की घर पे वापस आएगी कि नहीं। अब एंटी रोमियो स्क्वाड की वजह से इतने सारे जो गवर्नमेंट ने जो सब कानून सुव्यवस्था पे जो स्ट्रेस दिया है, उससे तो यूपी पहले से तो कहीं सेफ है। मेरे पास एनसीआरबी का डेटा है, उससे कहता है, मैं अपना मत नहीं प्रस्तुत कर रही हूँ, मैं तथ्य बोल रही हूँ। आपको चाहिए तो मैं एनसीआरबी का डेटा दे सकती हूँ, उसमें 22 में दिखाया है साफ साफ कि 2019 और 2016 में यूपी में जो परिस्थिति थी, या उससे पहले परिस्थिति थी, उससे तो सिचुएशन कई बेटर है। उन्होंने पूरे आंकड़े दिए हैं कि कितनी करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है, कितने लोगों के घर
पे बुलडोजर चलाया है। तो ये तो जो हो रहा है उसके बारे में तो आपको थपथपाई देनी पड़ेगी। बिल्कुल, घटना पर सवाल उठ रहे हैं, तो घटना के बाद हो रही कार्रवाई को लेकर कम से कम सरकार या पुलिस की तारीफ तो होनी चाहिए कि चलिए अपराधियों को पकड़ने के लिए कोशिशें तो शुरू हो गई। नाहिद लारी खान, आपके नेता कहते हैं कि सरकार सिर्फ डायलॉग से चलती है, लेकिन अब डायलॉग के साथ एक्शन भी नजर आ रहा है। बुलडोजर फिर से निकल चुका है, एनकाउंटर शुरू हो चुके हैं, एक आरोपी को ढेर किया जा चुका है, एक आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है। अब तो दिख रहा है आपको एक्शन, या अभी भी सिर्फ डायलॉग दिख रहे हैं? प्राची जी, लग ही नहीं रहा है कि एक तरफ सरकार चल रही है और एक तरफ गैंग है। ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ गिरोहबंद लोग हैं। एक तरफ जो है दिन दहाड़े गोली बम बंदूक चल रही है, लोगों की हत्याएं की जा रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी का गैंग है जो बुलडोजर चला रहा है। तो लग नहीं रहा है कि एक तरफ सरकार है या एक तरफ गैंग है, लग रहा है दोनों तरफ गिरोहबंद लोग हैं। और वैसे भी बीजेपी पार्टी तो है नहीं, ये गिरोह है अपराधियों का, माफियाओं का, महागुंडों का, डकैतों का, भ्रष्टाचारियों का ये गिरोह है, ये टोली है बीजेपी। आप ये समझे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत पहले कह दिया कि योगी सरकार के लिए ये टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अब ये जंगल राज है कि नहीं है कि एक योगी जी के एक मंत्री हैं और बीजेपी के एक एमपी है, वो कह रहे हैं गाड़ी पलटने की बात कर रहे हैं। मतलब वो स्वीकार रहे हैं विकास दुबे की गाड़ी पलटी, वैसे अब फिर गाड़ी पलट सकती है। मतलब वो स्वीकार रहे हैं मीडिया के समक्ष कि जो गाड़ी पलटी पहले विकास दुबे की, तो वो बीजेपी सरकार ने पलटाई गाड़ी। मतलब बीजेपी को न्यायालय पे भरोसा नहीं है। ये बीजेपी अपने आप को सुप्रीम मानती है कि हम सुप्रीम है। सुप्रीम बीजेपी नहीं है, सुप्रीम न्यायालय है, चाहे वो लोअर कोर्ट से लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट तक। समाजवादी पार्टी तो लोकतंत्र पर विश्वास रखती है, माननीय न्यायालयों पर विश्वास रखती है, हमारा पूरा विश्वास है। अब आप ये समझिए कि यहाँ तक आज बुलडोजर की अगर आप बात करें तो ये हमारे समक्ष सुनने में आ रहा है, कई चैनलों में चला कि जिस व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चलाया वो एएनआई के पत्रकार जफर अहमद है, और उनसे उनका घर जो किराए पे उन्होंने अपना घर जो है शाइस्ता, क्या नाम है, परवीन है बीएसपी लीडर, जो परवीन है बीएसपी लीडर, उनको दिया है। वो अतीक अहमद की वाइफ भी हैं, और ये परवीन जो बीएसपी लीडर है, इनका जो घर है, ये जिस रेंटेड मकान पे रह रही है। ठीक है नाहिद लारी खान, आपके सवाल वाजिब हो सकते हैं, बुलडोजर को लेकर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन सवाल अब विपक्ष पर यह खड़ा हो रहा है कि कार्रवाई करे तो आप सरकार को घेरती हैं, कार्रवाई ना करे तो आप सरकार को घेरती हैं। उधर बीजेपी सीधा सीधा आपसे पूछ रही है कि अतीक अहमद को संरक्षण देने वाले कौन थे? आज ही योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि आप लोग जातियों की बात करते हैं, तो क्या उमेश पाल की कोई जाति नहीं थी? क्या राजूपाल की कोई जाति नहीं थी? कांस्टेबल की कोई जाति नहीं थी? संरक्षण तो आपने दिया अतीक अहमद को। प्राची जी देखिए, जो राजूपाल जी की जो विडो है पूजा पाल जी, वो समाजवादी पार्टी की सिटिंग एमएलए हैं, और वो पहले से कह रही है और अभी फिर उन्होंने दोहराया कि उनकी जान खतरे में। वो सरकार से प्रोटेक्शन मांग रही है, लेकिन सरकार प्रोटेक्शन देने को तैयार नहीं। क्यों नहीं प्रोटेक्शन दे रही? क्योंकि बीजेपी के लोग ही इस तरह के माफिया और इस तरह की गुंडागर्दी में इन्वॉल्व है। आखिर जो मास्टरमाइंड है गुलाम, जो राहिल अतीक अहमद को टिकट किसने दिया था? विधायकी किसने लड़ाई थी? 2014 में जमानत किसने कराई थी? प्राची जी, एक सेकंड आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। पिछले में आप क्यों जा रहे हैं? आप अभी देखिए ना कि जो मास्टरमाइंड कमाल करती है नाहिद लारी खान, कमाल करती हैं। आपको बीजेपी में गैंग नजर आ रहा है, बीजेपी में गिरोह नजर आ रहा है, लेकिन मैं अतीक अहमद को लेकर आपसे सवाल पूछ लूं तो आप कहती हैं पीछे क्यों जाती हैं? अरे उसके आतंक को बढ़ावा किसने दिया? आतंक को बढ़ावा तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आप सुनना नहीं चाहती ना प्राची जी। मैं तो बता रही हूँ कि बीजेपी का सीनियर लीडर अल्पसंख्यक मोर्चा का नगर अध्यक्ष राहिल का भाई गुलाम है, वो मास्टरमाइंड है। राहिल जी, मैं लगातार आपको सुन रही हूँ, लेकिन जब अतीक अहमद पर आपसे सवाल करूं तो आप कहती हैं पीछे मत जाइए। अरे अतीक अहमद को विधायक किसने बनाया? अतीक अहमद को टिकट किसने दिया? सबसे पहले कौन सी राजनीतिक पार्टी थी? कैसे अखिलेश राज में वो जमानत पर छूट गया? देखिए, जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं वो पहले निर्दलीय विधायक बने, वो बीजेपी की जो मित्र पार्टी है, जो सहयोगी पार्टी अपना दल, उससे भी विधायक रहे, और तो उनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन आप अपने सवाल को अगर गप कर जाएंगी तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। आपने भी तो विधायक बनाया है, इसको बड़ी आसानी से आप छुपा ले रही हैं। प्राची जी, आप तो बीजेपी के स्पोक्स
स्पोक्स पर्सन जैसे बात करी। मैं इंतजार कर रही थी नाहिद लारी खान कि मैं जैसे ही आपसे अतीक को लेकर सवाल पूछूंगी तो आप मुझे लाइसेंस देने लग जाएंगी। खैर, मुझे जरूरत नहीं है नाहिद लारी खान आपके सर्टिफिकेट की, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मोहम्मद अतीक अहमद के बारे में सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में है, दर्शक देख लेंगे और वो खुद जस्टिफाई कर लेंगे कि ये सवाल कितना जायज था और कितना जायज नहीं था। मुझे पढ़ना नहीं है इस बहस में, छोड़ दीजिए। मैं राकेश त्रिपाठी जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक कमेंट अवस्थी जी, नाहिद लारी खान जो कह रही हैं कि इतिहास को देखना बंद कर दीजिए, क्या वाकई में इतिहास को पकड़कर रहना गलती है बीजेपी की, जैसा भी राकेश त्रिपाठी जी भी बीती घटनाओं को गिना रहे थे? रुक जाइए भैया, देखिए इनका एक सेकंड रुक जाइए। अब मेरे दूसरे मेहमान बोल रहे हैं, अरे अपनी बारी पर जवाब देती नहीं है, दूसरी की बारी में बोलने लग जाती है। रुक जाइए, थोड़ी सी आवाज कम कर दीजिए। अवस्थी जी प्राची जी, इतिहास की बात तो मैं बाद में करूंगा। मैं पिछले इलेक्शन की बात करता हूँ, 1 साल पहले की। कौन था वो जो कह रहा था कि भाई इन पुलिस वालों का ट्रांसफर मत करना? वो किस पार्टी का कैंडिडेट था? पहले इनका हिसाब किताब बराबर करूंगा, उसके बाद ट्रांसफर करना, क्योंकि ये तो सोचे बैठे थे। लेकिन देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता, मैं शेफाली जी, मैं बहुत विनम्रता से आप कह रहा हूं, आप जिनको आंकड़े समझा रही हैं, ये आंकड़े समझने वाले नहीं हैं। जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो महसूस कर रही है कि पहले क्या हालत थी और आज क्या हालत है। इसलिए इनको अपना आईना लोकतंत्र सिर्फ एक बटन से उत्तर प्रदेश की जनता दिखाती है। यह है असलियत। और जाति की बात जहां तक करते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात बड़ी साफ सी है प्राची जी, कल दिनकर को कोट किया था, दिनकर की ही पंक्तियां हैं, जाति जाति रखते केवल जिनकी पूंजी पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति हैं ये मेरे भुजदंड। विकास दुबे हो तो ब्राह्मण, अतीक अहमद हो तो मुसलमान, कोई और किसी जाति का हो तो वो जाति की। ये जाति की राजनीति क्या होती है? और उसी विकास दुबे ने जब संतोष शुक्ला को मारा 14 गोलियां, देवेंद्र मिश्रा पुलिस वाले को मारा, उसमें ब्राह्मण नजर नहीं आए। ये तमाम लोग जो हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको वो आईना दिखाया है जिसकी ये कल्पना नहीं कर सकते थे। एक उम्मीदवार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लगातार बात कर रहा हूं। आज आप कह रही हैं न्यायालय पर पूरा भरोसा है। 40 साल हो गए अतीक अहमद को ये अपराध की शुरुआत करते हुए। कोई ना कोई तो जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा इसकी? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? 40 साल की लगातार वहां तो उत्तर प्रदेश में तो ये हाल था, जो कमजोर था, जो दलित था, जो महादलित था, ये तमाम लोग, ये तमाम पार्टी वाले उनकी जमीनों पर, खेतों पर, फसलों पर कब्जा करके उनको बोलने तक नहीं देते थे। आज उनके भीतर जुबान आई। आज वो कह सकते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है। मुझे किसी ने बताया, मैं इसलिए अगर गलत हूं तो हो सकता है कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन अभी उसकी उमेश पाल की फैमिली ने कहा है कि मिलने चाहे कोई भी आए मुझसे, मुझे भरोसा सिर्फ योगी पर है। यह भरोसा है लोकतंत्र जिस संविधान की आप लगातार दुहाई देते हैं, वो कहते हैं खतरे में ना, यह है वो आम आदमी जिसको अपनी चुनी हुई सरकार पर इतना भरोसा है कि कोई भी आए, मैं किसी भी पार्टी का हूं, मैं किसी भी जाति का हूं, लेकिन भरोसा उस मुख्यमंत्री पर है जिसको आप गुंडों और माफियाओं की पार्टी कह रहे थे ना। उन तमाम लोगों को आप पूछ लीजिए जाके उत्तर प्रदेश की जनता से कि आपको भरोसा किस पे है। राकेश त्रिपाठी जी, एक सवाल जो नाहिद लारी खान ने उठाया, वो सवाल वाजिब है, वो सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए कि आप माफिया राज को खत्म करिए, लेकिन एक तरीका है, एनकाउंटर्स हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, आप खुद ही पुलिस बन रहे हैं, आप खुद ही न्याय व्यवस्था बन जा रहे हैं, कोर्ट में मामला जाएगा, पूरी एक न्याय व्यवस्था है इस देश की, उसे क्यों नहीं फॉलो कर रही है आपकी सरकार? कोर्ट की न्याय व्यवस्था का ही पालन हो रहा है और इसी न्याय व्यवस्था के अनुपालन में ही आज अतीक अहमद भी जेल की सलाखों के पीछे साबरमती में, अहमदाबाद में है और उसका भाई अशरफ भी बरेली की जेल में निरुद्ध है, इसी न्यायपालिका का पालन करते हुए। देखिए, सच्चाई यह है कि जब भी अतीक के अतीत की बात होती है, समाजवादी पार्टी बौखलाने लगती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बता दूं कि जब कोर्ट में मामला जाता है ना, तो कोर्ट के भीतर किसी भी क्रिमिनल की क्रिमिनल हिस्ट्री जरूर देखी जाती है और क्रिमिनल हिस्ट्री देखने के बाद ही जज साहब ये फैसला लेते हैं कि ये अभ्यासतः अपराधी है और इसके अपराध में किस किस प्रकार की संलिप्तताएं रही हैं। इसलिए जब जब अतीक की बात होगी तो अतीक के अतीत की भी बात होगी और अतीत में बहुत सारे स्याह पहलू समाजवादी पार्टी के साथ दिखाई पड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव का चेहरा दिखाई पड़ेगा, अखिलेश यादव का चेहरा दिखाई पड़ेगा, मायावती का चेहरा दिखाई पड़ेगा कि कैसे एक फिरोज तांगे वाले के लड़के को एक माफिया डॉन अतीक अहमद आप बनाते हैं, कैसे उत्तर प्रदेश में एक
अपराधी माफिया को आप विधायक और सांसद बनाते हैं, माननीय बनाते हैं, और कैसे आज योगी आदित्यनाथ सरकार। राकेश त्रिपाठी जी, सवाल आपसे इसलिए पूछा गया था क्योंकि आपके सांसद हैं, आपके नेता हैं, आपके विधायक हैं, आपके मंत्री हैं, वो बार बार ये बयान क्यों दे रहे हैं कि गाड़ी पलटने वाली है? राकेश त्रिपाठी जी, सवाल सुनिए, पहले डर बनाने के सवाल लिए सुनिए, बुलडोजर चलेगा। सवाल सुनिए, आप बुलडोजर चलाइए, आप एनकाउंटर करिए, लेकिन ये जो बयान आपके नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं कि गाड़ी पलट जाएगी, गाड़ी पलटने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है, गाड़ी पलटी तो हाय तौबा मत करिएगा, ये किस तरीके के बयान है? इसीलिए तो पूछ रही हूं मैं आपसे कि न्याय व्यवस्था पर यकीन नहीं है, खुद ही सजा दे देंगे। देखिए प्राची, नहीं बिल्कुल यकीन है, देखिए बिल्कुल यकीन है। उत्तर प्रदेश में पहले सड़कें गड्ढा युक्त होती थी, लेकिन अपराधियों की गाड़ियां सर पर दौड़ा करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सड़कें एक्सप्रेस में बनी है, लेकिन अपराधियों की गाड़ियां इन पर पलट जाया करती है, और ये गाड़ियां पलटनी चाहिए। अपराधियों की गाड़ियां सर पर दौड़ेंगी तो उत्तर प्रदेश। राकेश त्रिपाठी जी, फिर वही सवाल है, देखिए आप उस बयान का समर्थन कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि इस देश में कोर्ट है, इस देश में न्यायालय है, तो आपको यकीन करना होगा ना न्याय व्यवस्था पर, आप कोर्ट से ऊपर तो नहीं हो जाएंगे। नहीं, आपने अगर विकास दुबे के मामले में जो भी पूरी जुडिशियल इंक्वायरी हुई है, जिसको हाईकोर्ट ने जो मंजूर किया है, उसको पूरी तरह से वैलिड माना है, एक बार उसको पढ़ ले। तो उससे पहले ही बयान क्यों आ रहे हैं? लोगों को सवाल आपके नेताओं के बयानों को लेकर है कि आप इस प्रदेश में करना क्या चाह रहे हैं। अभी रुकिए, मैं लौटूंगी आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। नाहिद लारी खान, आपने कहा कि इस प्रदेश में माफिया राज हो चुका है, इस प्रदेश में जंगल राज हो चुका है। अब जब जंगल राज के बाद सरकार कार्रवाई कर रही है, तो विपक्ष का क्या ये काम नहीं है कि उस कार्रवाई पर सरकार छोड़िए पुलिस की पीठ थपथपा दे? सवाल उठाइए, आप सवाल उठाना आपका काम है। नाहिद जी, आवाज आ रही है? प्राची जी, हाँ हाँ आ गई आवाज। प्राची जी देखिए अभी मैंने जो बीजेपी प्रवक्ता की भाषा सुनी, मैं तो वही कह रही हूँ कि जंगल राज की भाषा हो सकती है कि गाड़ी पलटा देंगे। ये जंगल राज की भाषा नहीं तो क्या है कि कुछ लोग जो है अमुक लोगों के लिए कह रहे हैं कि सर काट के लाओ तो 25 लाख रुपए इनाम में दे देंगे, अमुक व्यक्ति का सर काट के लाओ तो 1 करोड़ रुपए इनाम में दे देंगे। ये जंगल राज की भाषा। अगर कानून का राज यहाँ होता तो किसी की हिम्मत, किसी की मजाल नहीं होती कि इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते। ये केवल और केवल जंगल राज की भाषा है। और अभी मैंने अवस्थी जी को जो सुना, वो जाति की बातें कर रहे थे। अरे 6% में से भी 1.5% लोग हर वक्त किस किस्म से जो है भारत के जो मूलवासी हैं, पिछड़े दलित आदिवासी जो केवल और केवल भारत के मूलवासी हैं, उनको हर वक्त अपमानित करने का काम करते हैं। ये और दिन नहीं चलने वाला है। अब ये जो है सत्ता की डोली के कहार केवल और केवल सत्ता की डोली के कहार केवल और केवल पिछड़े दलित आदिवासी बनेंगे। अब कहार बनेंगे 1.5% के लोग, अब कहार बनेंगे। अब सवार नहीं होंगे आप लोग, अब सवार होंगे पिछड़े दलित आदिवासी। इसलिए उनको अपमानित करना आप बंद करें। अब ये बहुत दिन नहीं चलने वाला भारत में। और जिम्मेदारी की बात कर रहे थे, जिम्मेदारी किसकी बनती है? किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है। दिन दहाड़े बम दग रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, माँ बेटी को जो है। नहीं जी, अब मैं कुछ बोलूंगी तो आप मुझे लाइसेंस और सर्टिफिकेट देने लग जाएंगे, लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा सवाल, क्योंकि मेरा काम सवाल पूछना है। राकेश त्रिपाठी जी आप बैठे हैं, उन्होंने तो जिम्मेदारी लेने से मना किया ही नहीं है। वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और हम माफिया राज को खत्म कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। आपने कहा इस प्रदेश में जंगल राज है। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, आप मुझे समझाएंगे जंगल राज की परिभाषा क्या होती है? और जब सपा सरकार थी तब कौन सा राज था? क्या कानून व्यवस्था कायम थी? देखिए दो बातें आपने महत्वपूर्ण की। जंगल राज के बारे में जो आप पूछ रही हैं, ये जंगल राज का तमगा जो है किसी पार्टी ने नहीं योगी सरकार को दिया। ये जंगल राज का तमगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट की बात सुप्रीम है। ये तमगा जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी सरकार को नहीं दिया। पिछली सरकारों को, चाहे वो राजनाथ सिंह जी की सरकार हो, चाहे वो कल्याण सिंह जी की सरकार हो, चाहे एनडी तिवारी जी की सरकार हो, चाहे मायावती जी की सरकार हो, चाहे नहीं, नाहिद लारी खान, मैं पूछ रही हूँ सपा सरकार में आपको लंबा अनुभव है ना सरकार में रहने का, आप मुझे समझाएंगी कि क्या उस वक्त कानून का राज कायम था? आप क्या सुप्रीम कोर्ट को लगता है मानती नहीं है? मैं सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं कर रही हूँ नाहिद जी, मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं की है। मैं कह रही हूँ कि यूपी में अगर अभी जंगल राज है तो जब सपा शासन काल था उस वक्त क्या था, आप ये बता दीजिए। प्राची जी एक महत्वपूर्ण बात सुनिए। उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्थिति यह है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है
और मैं ये पहले भी कई बार चैनलों पे कह चुकी हूँ। आप नहीं बताएंगी ना नाहिद जी, आप नहीं बताएंगी, आप नहीं जिक्र करेंगी कि मथुरा में कैसे रामवृक्ष कांड हो गया था जहां पुलिस वालों को गोली मार दी गई थी। आप नहीं जिक्र करेंगी कि कैसे एक पत्रकार को मार दिया गया था जलाकर। आप इस बात का जिक्र नहीं करेंगी। आज आपकी संवेदनाएं जाग रही हैं तो उस वक्त भी आपकी संवेदनाएं जागनी चाहिए थी। राकेश त्रिपाठी जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर शेफाली जी, अवस्थी जी, वकार साहब आ रही कुशल व्यक्ति को रखिए जो गृह मंत्रालय। रुक जाइए एक सेकंड। एक तो मैं बहुत गंभीरता से आपत्ति व्यक्त कर रहा हूँ। पहले भी नहीं संभल रहा। नाहिद जी सुनिए ना, सुन तो लीजिए सरकार क्या कह रही है। बहुत गंभीरता से आपत्ति है। नाहिद, हाँ नाहिद, बहुत विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं, कम से कम अपने फैक्ट्स जब रखे तो उसको करेक्ट रखा करिए। आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बार बार नाम ले रही हैं। मैं आपको चुनौती देकर कह रहा हूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी थी, वो भी प्रशासनिक सर्विस मैटर में थी, जिस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने अवांछनीय बता करके कार्रवाई से बाहर कर दिया था। आप बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के गलत तरीके से कोर्ट करने का प्रयास कर रही है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इंडिया टीवी जैसे बड़े चैनल के प्लेटफॉर्म से अगर इस प्रकार से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के यूपी को बदनाम करने का प्रयास करेंगे तो यह तरीका ठीक नहीं है। दूसरी बात, जंगल राज क्या होता है, मैं जंगल राज समझा देता हूं। जंगल राज जिसमें राज व्यवस्था के द्वारा अपराधियों को पुष्पित किया जाए, उनको पल्लवित किया जाए, उनको बचाया जाए, जैसा आप करते थे। उत्तर प्रदेश में एक भी जिला ऐसा नहीं था जहां कर्फ्यू ना लगता हो, जहां पर सांप्रदायिक दंगे ना होते हो, और दंगाइयों को बचाने के लिए बाकायदा लखनऊ में राजधानी से बैठ करके मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के फोन जाते थे और दंगाई छूट जाया करते थे। तब जंगल राज कहते हैं। वो जंगल होता है जहां पीड़ित की आवाज नहीं सुनी जाती कि गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर लिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। यह जंगल राज होता है। आज अगर कोई लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आपको अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए सेलेक्टिवनेस का तमगा लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं, बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जिनके नाम पर आप खामोशी साध लेते हैं। लगातार आपसे समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है। नाहिद जी एक सेकंड, मैं सवाल कर लूं क्या? मैं सवाल कर लूं क्या? मैं नाम गिना दे रहा हूं। रुकिए ना, मैं सवाल कर लूं क्या? फिर आप कहेंगी कि मैं सवाल नहीं करती हूँ बीजेपी से। जवाब जानने दीजिए कि सेलेक्टिव कार्रवाई क्यों है। राकेश त्रिपाठी जी जल्दी से। मैं नाम गिना दे रहा हूं। इनको बार बार चूंकि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, खान मुबारक, सलीम सोहराब, रुस्तम, केवल मुस्तकीम काला, मुकीम काला, यही नाम ध्यान आते हैं। मैं और भी नाम गिना देता हूं। सुंदर भाटी का नाम जान लीजिए, ध्रुव कुमार सिंह, कुंटू सिंह का नाम जान लीजिए, अमित कसाना का नाम जान लीजिए, आकाश जाट का नाम जान लीजिए, संजीव माहेश्वरी का नाम जान लीजिए, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, बबलू श्रीवास्तव का नाम जान लीजिए। आपके लिए मैं जानता हूं, मैं ये अपराधियों के नाम लेकर के महिमा मंडन नहीं करना चाहता था, लेकिन आपकी समस्या यह है कि आपको केवल मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर, ये मेरे अपराधी, ये तुम्हारे अपराधी, ये सफाई अपराधी, ये बसपाई अपराधी, ये भगवा वाले अपराधी, ये नीले वाले अपराधी, ये हरे वाले अपराधी, यही आप करते रहे ना। अब ये नहीं चलेगा। अपराध किस प्रकृति का किया है? ब्रजेश सिंह के बारे में पूछ रही है, धनंजय सिंह के बारे में पूछ रही है। रुकिए सर, ये बहस बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं अभी। आपने एमपी बृजभूषण शरण सिंह के बारे में, ठीक है नाहिद जी एक सेकंड, धर्म की बात आई है। शेफाली जी, यूपी में अगर कार्रवाई होती है तो क्या अपराधियों का धर्म देखकर कार्रवाई होनी चाहिए? एक सेकंड रुकिए नाहिद जी और राकेश। नहीं आती है। देखिए, अपराधी तो अपराधी होता है। अपराधी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी की धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। मैं ये जो सपा के जो प्रवक्ता हैं वो बार बार बहुत सारे सवाल पूछ रही हैं, लेकिन वो एक सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हैं कि अतीक अहमद अपराधी है। वो तो वो मानती हैं, इसीलिए तो वो जेल में है साबरमती के। तो उसको विधायक किसने बनाया और वो आज यूपी में आने से इतना क्यों डर रहा है? वो क्यों सुप्रीम कोर्ट में पेशी लगा रहा है कि मुझे यूपी में नहीं जाना है? तो ऑब्वियसली ये है कि लेखिका जी, आपने संरक्षण दिया होगा माफियाओं को। लेखिका जी, आप देती होंगी माफियाओं को संरक्षण। सॉरी, मतलब ये क्या बोल रही है? माफियाओं के बारे में ज्यादा जानकारी आप क्या बोल रही है? नाहिद जी, यही तो दिक्कत हो गई है। आपसे कोई सवाल पूछे तीखा तो आप सबको सर्टिफिकेट देती है। सिर्फ एक समाजवादी पार्टी है जो दूध की धुली हुई है, बाकी सब खराब है, सब कल्प्रिट है। अब रुक जाइए, पर्सनल टिप्पणी मत करिएगा किसी भी मेहमान पर। बोलिए शेफाली। अतीक अहमद को विधायक किसने बनाया? अतीक अहमद को इतना बड़ा गुंडा किसने बनाया? किसके मुख्यमंत्री काल में अतीक अहमद एक छोटे से गुंडे से इतना बड़ा डॉन हो गया? उसका जवाब कोई दे देगा?
वो तो गुंडा है, वो तो सब जानते हैं, इसीलिए तो वो साबरमती के जेल में सड़ रहा है। तो उसको विधायक बनाया किसने, उसको पॉलिटिकल पावर किसने दिया, वो जरा बताने का कष्ट करेंगे। बाकी तो बीजेपी के प्रवक्ता है, ये है वो है, वो बाद में करेंगे। सीधे से सवाल का जवाब दीजिए, किसको उसको पॉलिटिक्स में आके उसको बड़ा डॉन किसने बनाया, उसको सपा पार्टी ने इतना बड़ा क्यों किया। और अभी भी वो जो बोल रही है कि उनकी जो पत्नी है, अभी उन्होंने खुद बोला, वो जो शाइस्ता है उन्होंने खुद बड़े प्राइड से बोला कि वो सपा की विधायक है। जो शाइस्ता है अतीक अहमद की वाइफ भी है, ऐसा बोला उन्होंने, वो भी सपा की सभा विधायक है, वो तो खुद बोला। नहीं शाइस्ता के लिए नहीं बोल रही थी। विधायक बनाया किसने? नहीं शेफाली जी, वो शाइस्ता के लिए नहीं बोल रही थी, वो उमेश पाल की पत्नी के लिए। नहीं शाइस्ता के लिए भी उन्होंने बोला। वो बीएसपी का नाम ले रही थी, वो अपनी पार्टी के लिए नहीं। वो राजू पाल को बीएसपी का बता रही थी। आप शाइस्ता, आप रिवाइंड करके सुन लीजिए उन्होंने क्या बोला। नहीं शाइस्ता परवीन का ताल्लुक नहीं है, मैं यहाँ क्लियर कर दूं, शायद उनसे बोलने में कोई भूल हो गई होगी या आपके सुनने में कोई भूल हो गई होगी थी, लेकिन शाइस्ता परवीन का कोई ताल्लुक नहीं। करके देख लीजिए, उन्होंने बोला हुआ है, ये मैं जानती हूँ, आप रिवाइंड करके देख लीजिए। अच्छा ठीक है, मैं इस पर जवाब लूं, लेकिन उससे पहले अवश्य जी जल्दी से एक सवाल फिर बता सकते। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ और मैं अपेक्षा रखूंगा बीच में ना कोई बोले। शाहिदा जी बस एक बात कह रहे हो, आपने सुप्रीम कोर्ट की कई बार कोर्ट किया, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब आपकी पार्टी वहां पर हाई कोर्ट में उन आतंकवादियों को छुड़वाने गई थी तो हाई कोर्ट ने क्या कहा था? बीच में बोली ना, देखिए बीच में बोली बीच में, अभी मैंने सवाल पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा क्या इसके छुड़वाने के बाद आप इनको पद्म पुरस्कार भी देंगी, और बाद में उनको फांसी मिली उनको। एक उम्मीदवार की तो बात मैंने बताई थी जो कहते हैं इन पुलिस वालों को क्या करना, इनका अभी वो मत करना, ट्रांसफर मत करना, पहले मैं इनका हिसाब किताब बराबर करूंगा। ये है समाजवादी पार्टी का सच। कैसे माँ बेटियों को जो है बुलडोजर से रौंद कर जिंदा जला दिया जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर क्यों ध्वस्त है, इस पे सवाल किया। कैसे उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप ही तय कर लीजिए नाहिद हसन जी कि क्या सवाल होने चाहिए, और आप ही तय कर लीजिए कि क्या जवाब होने चाहिए। आप ही तय कर लीजिए, सब कुछ आप ही तय कर लीजिएगा। आसिम वकार साहब, अपराधियों का धर्म देखना क्या जरूरी है? क्या किसी भी अपराधी पर कार्रवाई होना और उसमें धर्म का एंगल ढूंढना कितना जायज है? देखिए मैं इतनी देर से सबको सुन रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी वाले सपा बसपा एमआईएम सब कर रहे हैं। अतीक अहमद पर पहला मुकदमा लगभग 44 साल पहले लगा था, और अतीक अहमद अपना दल वाले अनुप्रिया पटेल जी इनके वालिद साहब के राइट हैंड थे, और अपना दल के अध्यक्ष रहे 1999 से 2004। जरा एक बार उनसे भी तो पूछ लीजिए कि उनके पिताजी अतीक अहमद के साथ थे कि नहीं थे। मरहूम है, मर गए, लेकिन एक बार जिक्र तो बनता है बेटी से। तुम्हारे पिताजी भी तो पढ़ाया, उनको अध्यक्ष बना दिया बाकी लोगों ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया। ठीक वकार साहब, आपका सवाल आ गया, और इस सवाल का जवाब राकेश त्रिपाठी जी, जो अभी आसिम वकार साहब जिक्र कर रहे थे कि अगर नाम सपा से जुड़ता है तो अपना दल से भी जुड़ता है अतीक अहमद का। नहीं, अपना दल तब भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों में भी इस प्रकार के किसी आपराधिक तत्व को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कभी इस प्रकार के किसी गुंडे, माफिया, अपराधी, गैंगस्टर को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, हम उसका संरक्षण नहीं कर सकते। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि समाजवादी पार्टी बौखला जाती है जैसे ही अतीक के अतीत की बात की जाती है। सच्चाई यह है, आज नाहिद लारी खान बिल्कुल ट्रैक से भटक गई हैं, समझ नहीं पा रही है कि किसको क्या कहें। ये बौखलाहट, ये घबराहट कहीं ना कहीं ये बुलडोजर चलने की है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज कोई एक दिन में नहीं बनी है। लंबे समय तक सत्ता में हिस्सेदारी करके, सत्ता के संरक्षण से, ये भ्रष्टाचार से, गुंडई से अपराधियों ने ये संपत्तियां बनाई थी, और आज योगी आदित्यनाथ जी उसको कर रहे हैं, मिट्टी में मिला दे रहे हैं। तो इसलिए बौखलाई हुई समाजवादी पार्टी इसी प्रकार की टिप्पणियां करती रहेगी। लेकिन आप कितना भी बौखलाइए, आप एनकाउंटर पर सवाल खड़े करते रहिए, लेकिन हर एनकाउंटर विधि की परिधि के दायरे में हुआ है। अगर किसी ने पुलिस कर्मियों पर गोली बरसाई है तो पुलिस गोली का जवाब गोली से देगी, वो बोली से नहीं दे सकती है।
पुलिस कर्मियों की स्थिति में देखिए जाकर के, आज जिस हमारे गनर की जिसकी जान गई है संदीप निषाद की, संदीप निषाद के परिजनों से पूछिए कि संदीप निषाद के परिजन अगर गोली का जवाब गोली से दे देते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। अचानक ये घात लगाकर हुआ हमला था और आप उनके परिजनों को जाकर ये बताएंगे कि नहीं संदीप निषाद को गोली नहीं चलानी चाहिए क्योंकि अमुक माफिया हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो एक मजहब से जुड़ा हुआ है और इसलिए उस माफिया के खिलाफ उसके मानवाधिकार हैं, उसके मानवाधिकार का ध्यान रखना चाहिए, उसको कोर्ट पे प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। ये सारी बातें कहना बहुत आसान होता है लेकिन करना कितना मुश्किल होता है। आप उन पुलिसकर्मियों से पूछिए जो इनसे मोर्चा लेते हैं, जो इनके सामने एनकाउंटर जब होता है तो उन पुलिसकर्मियों की मनस्थिति समझिए। कोई अपराधी गोली चलाने की छूट पाएगा और पुलिसकर्मियों के हाथ बांध दिए जाए? योगी सरकार में यह नहीं हो सकता है। अगर पुलिसकर्मियों के ऊपर कोई गोली चलाएगा तो जवाब गोली से ही मिलेगा। निश्चित तौर पर ऐसे अपराधियों की गाड़ियों को सर पर दौड़ने हम नहीं दे सकते। ठीक है नायक जी, देखिए अभी आपराधिक तत्वों की बात कर रहे थे तो सबसे ज्यादा अपराधी अगर किसी पार्टी में है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं एडीआर की रिपोर्ट है, तो वो बीजेपी में है। इनके जो है आज ज्यादा कैबिनेट मंत्री जो है धरना प्रदर्शन के मुकदमों को भी आप अपराध बता रहे हैं। क्राइम में मुकदमे दर्ज है, खुद इनके मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक और तमाम इनके आधे ज्यादा एमएलए है उनके ऊपर हीनियस क्राइम में मुकदमे दर्ज है। दरअसल मैंने तो पहले भी बताया कि बीजेपी जो पार्टी तो है ही नहीं, इसको पार्टी कह ही नहीं सकते, ये टोली है, ये एक गिरोह है, गैंग है अपराधियों का, माफियाओं का, महागुंडों का, महाडकैतों का, भ्रष्टाचारियों का, बलात्कारियों का, ये एक गैंग है। आज ये उत्तर प्रदेश के जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर फंसते उस पर आप कुछ नहीं बोलना चाहते। आप ये बताना चाहते हैं कि कब बीजेपी नेता, मैं जानता हूं आपको दर्द बहुत हो रहा है, भाई मैं जानता हूं कि अतीक अहमद पे जितनी कार्रवाई होगी दर्द उतना बढ़ता जाएगा। गोली अपराधी को लगती है, एक दर्द निवारक गोली आप भी ले लिया करिए, कैसे सरकार दर्द निवारक गोली आप भी ले लिया करिए। जैसे ही अपराधी को गोली लगे वैसे ही दर्द निवारक गोली ले लिया करिए क्योंकि दर्द होना शुरू हो जाता है ना। जब गृह मंत्री जी से गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो क्या जरूरत है इस मंत्रालय को अपने अंदर रखे? भाई किसी कुशल व्यक्ति को दे दे जो हर बात जो अपना पूरा समय इस मंत्रालय को दे। ये बड़ा मंत्रालय है, मैंने पिछली सरकार में भी अनेकों बार डिबेट में कहा था कि उनसे नहीं संभलता गृह मंत्रालय, तो क्यों रखे गृह मंत्रालय अपने ठीक है नायक जी, किसी व्यक्ति को दे जो हर वक्त अपना। ठीक है नायक जी, पूरा डिबेट बीत गया लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उस पर विपक्ष का क्या स्टैंड है, एनकाउंटर हुआ उस पर विपक्ष का क्या स्टैंड है, ये क्लियर नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।